हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं परवीन और दोस्तों आज का वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाला है विद ब्लडी टेल्स चैनल के साथ। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं द मोस्ट फेमस कॉन्जरिंग सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को। मेरे चैनल पे आपको कॉन्जरिंग 2 और ब्लडी टेल्स के चैनल पे कॉन्जरिंग 1 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों दोनों ही मूवी की स्टोरी बिल्कुल अलग होने वाली है, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। सो मेक श्योर कि आप हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वेन ने और इस मूवी को IMDb में 7.3 की रेटिंग मिली है, जो कि मेरे ख्याल से एक हॉरर मूवी के लिए काफ़ी सही है। और मैं आप सबको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप सभी भी इस मूवी को ज़रूर देखें। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कपल लॉरेन और एड को दिखाया जाता है, जो कि एमिटीविले में हुए 13 नवंबर 1974 में हुए मर्डर केस की छानबीन करने आए होते हैं। यहाँ पर रोनाल्ड डिफ्यू से जब कोर्ट में पूछा गया था कि उसने अपने परिवार को क्यों मारा, तो उसका कहना था कि उसने अपने परिवार को जानबूझ के नहीं मारा, बल्कि उससे ये सब एक शैतानी शक्ति ने कराया था। उसके बाद इस घर में एक और फैमिली रहने आती है, लेकिन वो परिवार भी रातों रात उस घर को छोड़कर चले जाता है। उनका कहना होता है कि इस घर में कोई शैतानी शक्ति है। यहाँ पर चर्च के कहने पर एड और लॉरेन इस घर की इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। अब यहाँ पर एड और लॉरेन के साथ के सारे लोग चेयर में बैठ जाते हैं और लॉरेन के शरीर से उसके स्पिरिट का थोड़ा हिस्सा बाहर निकल जाता है। यहाँ पर लॉरेन के पास बचपन से ही कुछ ऐसी खास शक्तियाँ होती है जिससे वो घोस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी। यहाँ पे लॉरेन को घर के अंदर एक बच्चे की स्पिरिट दिखती है, जो कि लॉरेन को अपने साथ बेसमेंट में ले जाती है। और बेसमेंट में जब वो शीशे में देखती है तो उसके सामने एक इवल एंटिटी दिखती है, जो कि एक नन होती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है, और जब वो शीशे में तरफ दोबारा देखती है तो उसके सामने वो नन अचानक से आकर उसका गला दबा देती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो हाथ नन का नहीं, उसी का खुद का है। यहाँ पर इवल एंटिटी लॉरेन को एक और विजन दिखाती है, जिसमें लॉरेन के पति एड की मौत हो जाती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वो वापस से अपने बॉडी में आ जाती है। इस पूरे इंसिडेंट से लॉरेन बुरी तरह से डर चुकी होती है। यहाँ पर लॉरेन बोलती है कि उसने नन को इतने करीब से कभी नहीं देखा था, और इन्हें यकीन हो जाता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। ये बात मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। अब हमें इंग्लैंड के लंदन शहर का एक परिवार दिखाया जाता है, जिसमें एक सिंगल मदर पैगी होती है और उसके 4 बच्चे जेनेट, मार्गरेट, बिली और जॉनी। यहाँ पर इन सब बच्चों की जिम्मेदारी पैगी पर होती है। एक रात को दिखाया जाता है जेनेट और मार्गरेट अपने रूम में होते हैं और इनके पास एक ऊजा बोर्ड होता है, जिससे ये स्पिरिट से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, बट इनके सवालों का इनको कोई जवाब नहीं आता है, जिससे ये ऊजा बोर्ड को रख कर सोने चले जाते हैं। अब रात को 1:04 में हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे सो रहे होते हैं और यहाँ पे जेनेट की आंख खुलती है तो वो एक सोफे के बगल में होती है। यहाँ पर जेनेट भी खुद नहीं पता होता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई थी, और हमें रूम में दिखाया जाता है कि मार्गरेट सो रही होती है। तभी उसके दरवाजे में जोर जोर से नॉक हो रहा होता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वो नोटिस करती है कि जेनेट उसके बेड में नहीं है। जब मार्गरेट बाहर देखने जाती है तभी जेनेट आ जाती है और मार्गरेट उससे पूछती है कि वो दरवाजे में इतनी जोर से नॉक क्यों कर रही थी, बट यहाँ पर जेनेट मार्गरेट को बोलती है कि उसने ऐसा कोई हरकत नहीं किया है। यहाँ पर ये दोनों ही इस इंसिडेंट को इग्नोर कर कर सो जाते हैं। अब हमें अगली रात को दिखाया जाता है कि मार्गरेट की आंख फिर से खुल जाती है और उसके सामने जेनेट किसी से बात कर रही होती है, बट उसके कमरे में जेनेट और मार्गरेट के सिवा कोई नहीं होता है। यहाँ पर जेनेट 2 तरह की आवाज़ में बोल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी और से बात कर रही है। यहाँ पे जेनेट उससे बोलती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो दूसरी आवाज़ बोलती है नहीं, ये मेरा घर है। जेनेट पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि वो बिली के साथ खेल रहा है। यहाँ पर बिली घर का सबसे छोटा बच्चा होता है। जेनेट कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगी, और वो आवाज़ कहती है कि मैं तुम्हारे मम्मी और बिली सबको मार दूंगा। यहाँ मार्गरेट उसे शांत करने आ जाती है और यहाँ जेनेट धीरे धीरे रोते हुए सो जाती है। यहाँ पर मार्गरेट जब अपने बेड में सोने चली जाती है तो तभी पीछे से जेनेट आकर चिल्लाती है कि यहाँ से चले जाओ। यहाँ मार्गरेट कहती है कि यहाँ कोई नहीं है
और तभी मार्केट के पीछे से भारी आवाज़ आती है और बोलती है कि ये घर मेरा है। जब मार्केट पीछे मुड़ती है तो वहाँ अंधेरा होता है और जब वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। यहाँ पर जेनेट आधी नींद में अपने बेड में सोने चली जाती है। यहाँ मार्केट को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है बिली किचन में पानी पीने आया होता है और यहाँ बिली नोटिस करता है कि बाहर का झूला आप ही हिल रहा होता है। ऐसा लगता है कि कोई वहाँ झूला झूल रहा है। यहाँ बिली पानी पीकर वापस अपने रूम में आ जाता है। तभी उसका पैर उसके खिलौने में पड़ जाता है और उस खिलौने का सायरन बजने लग जाता है, जिसे देख बिली उसका सायरन बंद कर उसे अपने टॉय ट्रेन की तरफ धकेल देता है। बट तभी अचानक से वो खिलौना वापस से सायरन के साथ बाहर आ जाता है। यहाँ पर बिली क्यूरियोसिटी के साथ अपने टेंट के पास जाकर उस खिलौने को अंदर डाल देता है। बट जैसे ही बिली का खिलौना बाहर आता है तो टेंट के अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे वो डर कर बिली अपनी मॉम के पास चला जाता है और अपनी मॉम को सारी बातें बताता है। और जब बिली की मॉम टेंट को चेक करने आती है तो अंदर कुछ नहीं होता है, जिसे देख बिली की मॉम को लगता है कि बिली ने कोई बुरा सपना देख लिया है। बट तभी नीचे से कुछ आवाज़ें आती है। जब बिली की मॉम नीचे जाती है तो वहाँ जेनेट एक सोफा चेयर में बैठी होती है। दोस्तों, ये वही चेयर होती है जिसके सामने एक रात पहले जेनेट की आँख खुली थी। यहाँ पर जेनेट की मॉम पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जेनेट बोलती है शायद वो दोबारा से नींद में चलने लग गई है। यहाँ जेनेट की मॉम जेनेट को चेक करती है तो पता चलता है कि जेनेट को बुखार है और वो उसे कमरे में ले जाकर उसे सुला देती है। यहाँ जेनेट को बुखार होने के कारण वो अगले दिन स्कूल भी नहीं जाती है और जब वो टीवी देख रही होती है तो अपने आप ही टीवी चैनल चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो चैनल को चेंज कर देती है बट एक बार फिर से चैनल चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो चैनल चेंज करने के लिए अपने रिमोट की तरफ देखती है तो वहाँ से रिमोट गायब हो जाता है और तभी यहाँ पर फ़ोन की घंटी बजती है। जेनेट उस फ़ोन को रिसीव करती है। यहाँ वो अपनी मम्मी से बात कर रही होती है और बात करते करते सोफ़े की तरफ दिखती है तो उसका रिमोट वहाँ पड़ा होता है। ये वही सोफ़ा होता है जहाँ पर जेनेट रात को अचानक से यहाँ पहुँच जाती थी। यहाँ पर वो फ़ोन को रख कर रिमोट को ले जाकर वापस से टीवी देखने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जेनेट को यकीन हो जाता है कि इस रूम में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर टीवी का सिग्नल अचानक से उड़ जाता है। यहाँ पर जब जेनेट टीवी के सिग्नल को सेट कर रही होती है तभी पीछे से उसके रिमोट के गिरने की आवाज़ आती है। यहाँ पर जेनेट नोटिस करती है कि जो रिमोट उसने टेबल में रखा था वो वापस से उसी सोफे में पहुँच गया है। यहाँ पर तभी जेनेट के पीछे से एक डरावनी शक्ल का आदमी आकर उससे कहता है कि ये घर मेरा है। इस बात से जेनेट काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे फ़िलहाल ये घर में किसी को भी ये बात नहीं बताती है और रात को वो सोने से पहले अपने हाथ को एक रस्सी से बांध देती है ताकि वो वापस से उस सोफ़े के पास ना जा सके। होता भी ऐसा ही है। रात को जब वो नींद में चलने वाली होती है तभी वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर उसे अपने दरवाजे से डोर नॉक की आवाज़ आती है। जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता है। यहाँ पर वो सुबह वाले सोफ़ा चेयर को देखती है तो वो अपने आप ही हिल रहा होता है, जिसे देख वो अपने कमरे में दौड़कर वापस चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ पर तभी उसे दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है। यहाँ पर जेनेट जब दरवाजे को देखती है तो वो खुला होता है और अपने आप ही हिल रहा होता है। यहाँ वो फटाफट से अपने आप को सिर से लेकर पाँव तक अपने आप को ढक लेती है और टॉर्च ऑन कर देती है और तभी अचानक से यहाँ वो शक्ति जेनेट का कंबल उठाकर फेंक देती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ पर मार्गरेट भी उठ जाती है। यहाँ जेनेट बोलती है कि इस रूम में कोई तो है, लेकिन मार्गरेट उसे समझाने की कोशिश करती है कि रूम में उन दोनों के सिवा कोई नहीं है। यहाँ पर तभी इन दोनों के बेड अपने आप जोर जोर से हिलने लग जाते हैं। ये दोनों चिल्लाते हुए अपनी मॉम के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इनके रूम में कोई है। जेनेट की मॉम को यकीन नहीं हो रहा होता है बट तभी जेनेट उन्हें अपने गले में काटने का निशान दिखाती है, जिसे देख जब पैगी इनके रूम की तलाशी लेती है तो उन्हें ऊजा गेम मिलती है। इनकी मॉम को लगता है कि इन दोनों ने ही एक दूसरे को डराने के लिए ऐसा किया है और इन दोनों को डांटने लग जाते हैं। और तभी अचानक से इनके सामने वाला ड्रेसिंग टेबल अपने आप ही दरवाजे से टकरा जाता है। इस बात से ये सारे डर जाते हैं और ये पांचों लोग अपने घर से भागकर अपने पड़ोसी के पास चले जाते हैं। इनके पड़ोसी पुलिस को कॉल करते हैं
और जब पुलिस पैगी के घर की तलाशी कर रही होती है तभी अचानक से ऊपर से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही होती है। यहाँ पे एक पुलिस वाला चेयर के सहारे ऊपर चेक करता है लेकिन ऊपर कोई नहीं होता है। यहाँ पर वो पुलिस वाली चेयर से उतरती है तो वो चेयर अपने आप ही वापस अपने डाइनिंग टेबल के साथ लग जाती है। इस इंसिडेंट को देखने के बाद ये दोनों पुलिस वाले पैगी के घर से चली जाती है और बोलती है कि आप लोगों को चर्च के पादरी से बात करनी चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कुछ दिनों के बाद पैगी के पास एक आदमी आता है जो कि पैगी के घर के ऊपर एक शो बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर पैगी उसकी बात नहीं मानती है। लेकिन वो आदमी कहता है अगर हम आप लोगों के ऊपर शो बनाए तो इससे शायद कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा। यहाँ पे कुछ लोग पैगी के घर में आते हैं और इनके साथ पैराफिजियोलॉजिस्ट भी होता है, और जब वो इन दोनों से सवाल पूछ रहे होते हैं तो तभी जेनेट के अंदर वही आत्मा आ जाती है और वो आत्मा कहती है मेरा नाम बिल विल्किंस है और मैं कब्र से आया हूँ। पहले मैं यही रहा करता था लेकिन एक दिन मेरे दिमाग की नस फटने के कारण मेरी मौत हो गई और इसी चेयर में मेरी मौत हो गई। दोस्तों ये वही चेयर होती है जहाँ पर रात रात को जेनेट आ जाया करती थी। यहाँ पर वो आदमी उस आत्मा से सवाल पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो आत्मा कहती है ये मेरा घर है और मुझे इनकी चीखें पसंद है। यहाँ पर तभी पैगी बोलती है तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। उसके बाद जेनेट अचानक से होश में आ जाती है। आज रात को ये लोग अपने पड़ोसी के घर में सोते हैं लेकिन फिर भी जेनेट के ऊपर आत्मा हावी होती है और यहाँ पर सभी चीज़ें हवा में उड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जेनेट के अंदर जो आत्मा हावी होती है वो कोई और आत्मा होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सी आत्माएं हैं। और कुछ देर बाद जेनेट गिरकर बेहोश हो जाती है। मीडिया की मदद से ये बात बहुत तेजी से फैलने लग जाती है और लोग अब इस घर को लंदन का एमिटी विले कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्च के फादर एड और लॉरेन के पास जाते हैं और वो इन दोनों को जेनेट की आवाज़ सुनाते हैं। शुरू में इन दोनों को लगता है कि ये किसी बूढ़े की आवाज़ है, लेकिन फादर बताते हैं कि ये सिर्फ एक 11 साल की बच्ची की आवाज़ है। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और फादर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप एक बार जाकर इस केस की तलाशी करें। अगर ये बात सच है तो चर्च इनकी मदद करेगा। यहाँ पर एड कहता है कि वो सोचकर उन्हें बताएंगे। यहाँ पर एड की पत्नी लॉरेन, जिसने एड की मौत को महसूस किया था, यहाँ पर एड ने एक नन की तस्वीर भी बनाई होती है और लॉरेन बताती है जिस नन की उसने तस्वीर बनाई है वो असलियत में एग्जिस्ट करती है और ये एक तरह की वार्निंग है। अगर इन्होंने ये काम कुछ समय के लिए बंद नहीं किया तो किसी न किसी की मौत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एड कहता है अगर वो परिवार सच में प्रॉब्लम में है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। लॉरेन कहती है हाँ, अगर हमें पता चला कि ये लोग सच्ची में प्रॉब्लम में है तो हम ये बात सीधा चर्च को बताएंगे, और एड भी मान जाता है। यहाँ पर ये लोग इंग्लैंड पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लॉरेन सबसे पहले जेनेट से मिलती है और जेनेट बहुत दुखी होती है क्योंकि ना तो वो स्कूल जा पा रही होती है और ना ही वो ढंग से सो पा रही होती है, और जो कुछ भी जेनेट के साथ हो रहा है उसके कारण उसके साथ कोई भी नहीं खेलता है और ना तो कोई उससे बात करता है। जेनेट बताती है कि आवाज़ें उसके अंदर से आती है, दरअसल वो तो सिर्फ एक जरिया है उस आत्मा की बात करने का। लॉरेन पूछती है कि कोई ऐसी बात है जो सिर्फ तुम सुन सकती हो। वो कहती है हाँ। लॉरेन पूछती है क्या? वो बोलती है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, और लॉरेन पूछती है उसने ऐसा कब कहा? जेनेट बोलती है अभी अभी। उसके बाद ये लोग जेनेट को बिल के मौत हुए वाली चेयर में बिठाते हैं और उसके मुंह में पानी रखने को कहते हैं, क्योंकि अगर वो सच बोल रही है तो मुंह के अंदर पानी होने के बाद भी वो आत्मा बोलेगी। लेकिन बहुत देर तक वो आत्मा कोई मूवमेंट नहीं दिखा रही होती है। यहाँ जेनेट बोलती है, वो आत्मा कह रही है अगर आप लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो वो मेरे अंदर नहीं आएगा, जिससे ये सभी लोग अपने पीठ को घुमा लेते हैं। और इसके बाद जेनेट के अंदर वो आत्मा आती है और एड उससे बहुत सारे बातें करता है। वो आत्मा बोलती है ये मेरा घर था और मेरा परिवार अब यहाँ नहीं है। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद एड और उसे अपना क्रॉस दिखा देता है, जिससे वो आत्मा जेनेट के अंदर से बाहर चली जाती है।
यहाँ पर जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो जेनेट के मुंह में अभी भी पानी होता है, जिसे वो उसके सामने ही निकाल देती है। यहाँ पर एड और लॉरेन को यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर किसी आत्मा की मौजूदगी को महसूस नहीं किया होता है, और जो इनके सामने हुआ है ये उसे झुकला भी नहीं सकते थे। अब रात को एड, लॉरेन, पैगी और जेनेट इस घर में होते हैं। यहाँ पर जेनेट अपने आप को रस्सी से बांध देती है ताकि वो दोबारा से अपने आप ना चले, और वो सो जाती है। अब अचानक से जब जेनेट की आंख खुलती है तो वो एक कमरे में दीवार के सहारे चिपकी होती है, और उसके सामने जो चेयर होती है उसके सामने बिल की आत्मा बैठी होती है, और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। अब जिस छत के साथ जेनेट चिपकी होती है ठीक उसके ऊपर जेनेट का कमरा होता है, जिसमें बाहर से ताला लगा होता है। यहाँ बिल की आत्मा उसे उस कमरे के अंदर ले जाती है। जेनेट जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी मॉम उस कमरे तक आती है, लेकिन बाहर से ताला लगा होता है, और तभी बिल का साया पैगी के सामने उसे अंधेरे में ले जाता है। और यहाँ पे एड और लॉरेन भी आ जाते हैं। वो किसी तरह उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। उस कमरे में जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ जेनेट के सिवा कोई नहीं होता है। यहाँ लॉरेन नोटिस करती है कि कमरे में लगा एक क्रॉस अपने आप ही हिल रहा होता है, लेकिन अभी भी उसे स्पिरिट की कोई प्रेजेंस फील नहीं होती है। हालांकि लॉरेन के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। जहाँ भी कोई स्पिरिट होती है वो उनकी प्रेजेंस को महसूस कर लेती थी। यहाँ पर इस क्रॉस को हिलता देख उसके मन में शक पैदा हो जाता है, लेकिन इन्हें एविडेंस चाहिए था ताकि वो चर्च को प्रूव कर सके। इसलिए ये लोग घर में जगह जगह कैमरा लगा देते हैं। इनके साथ अनीता और मॉरिस भी होते हैं। अनीता को लगता है कि ये पैगी की फैमिली सब कुछ पैसों के लिए कर रही है, लेकिन यहाँ पे मॉरिस बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यहाँ मॉरिस को इनकी फैमिली के ऊपर यकीन होता है। अब यहाँ पर इनके साथ कुछ इंसिडेंट भी होते हैं। यहाँ पैगी और के घर के बेसमेंट में पानी भरा रहता है, और जब एड उसे ठीक करने लगता है पैगी नोटिस करती है कि उसकी तरफ कोई साया बढ़ रहा है, लेकिन जब एड पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, और यहाँ अचानक से पैगी के हाथ को कोई पानी के अंदर खींच लेता है, और वो बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को छुड़ाती है। और जब वो अपना हाथ देखती है तो उसके हाथ में किसी के काटने का निशान होता है। एड पानी में हाथ डालता है तो उसे नकली दांतों का फ्रेम मिलता है। यहीं ऊपर बच्चे क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जेनेट को अंधेरे में एक साया दिखाई देता है, और जेनेट का भाई जॉनी किचन के अंदर चला जाता है, क्योंकि इन सबको एड ने कहा था तुम सब एक परिवार हो और एक दूसरे की हमेशा मदद करोगे। यहाँ पे दरवाज़ा भी अचानक से बंद हो जाता है और दिखाया जाता है कि जेनेट भी अंदर होती है, और जैसे ही एड और बाकी लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर पूरा सामान इधर उधर बिखरा होता है, और जेनेट एक छोटी सी जगह में फंसी होती है। यहाँ पर एड अपनी क्रॉस की मदद से उस शैतान को जेनेट के अंदर से निकाल देता है, और तभी अनीता आ जाती है और वो बोलती है ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ नाटक है, मेरे पास इस सब का सबूत है। वो इन सबको वीडियो फुटेज दिखाती है जिसमें जेनेट होशो हवास में खुद तोड़फोड़ कर रही होती है। ये सबूत देखने के बाद ये लोग पैगी के पास जाते हैं, और अनीता कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, हमारे पास सबूत है कि ये सब कुछ तुम लोग पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे थे, ये सब कुछ तुम अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए तुमने अपने साथ जेनेट को भी मिला लिया था। यहाँ पैगी एड से बोलती है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमने पब्लिसिटी के लिए किया है। यहाँ एड बोलता है जैसे ही चर्च को ये वीडियो मिलेगा वो इस केस में हाथ नहीं डालेंगे, और ये सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जेनेट के भाई बहन पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ जेनेट बोलती है कि ऐसा करने के लिए उसे आत्मा ने बोला था, अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो आत्मा सबको मार देती। अब लॉरेन वापस जाते वक्त सोचती है कि जेनेट ने ये सारी तोड़फोड़ कैमरे के सामने ही क्यों की, और तभी इनके बैग से वो रिकॉर्डेड टेप्स गिरती है जिसमें उस बूढ़े आदमी की आवाज़ थी जो जेनेट के शरीर में घुसकर बोलता था, यानी कि बिल की आवाज़। और टेप में एक मैसेज था जो ये लोग समझ नहीं पाए थे। जब उन दोनों टेप को एक साथ प्ले करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है कि बचाओ मुझे, वो मुझे जाने नहीं देती। और तभी लॉरेन को कुछ हो जाता है, उसके अंदर की स्पिरिट जेनेट के घर पहुंच जाती है जहां पर सोफा पे बिल बैठा होता है। यहाँ वो बिल से बात करती है, और ये फर्स्ट टाइम होता है जब वो बिल से बात कर रही होती है। यहाँ पर बिल बताता है कि वो अपने परिवार से मिलने आया था, लेकिन वो यहाँ से जा चुके थे। अब मुझे भी जाना चाहिए, बट मुझे जाने नहीं दिया जाएगा, और अब वो शैतानी आत्मा जिसने मुझे अपने काबू में किया है जेनेट उसके कंट्रोल
कंट्रोल में है। लॉरेन पूछती है कि उसे कैसे रोका जा सकता है, जिसका जवाब बिल पहेली में देता है, लेकिन लॉरेन उसे समझ नहीं पाती है और तभी पीछे से एक नन का साया आ जाता है और लॉरेन होश में आ जाती है। यहाँ लॉरेन एड को बताती है कि बूढ़े की आत्मा तो सिर्फ एक मोहरा है ताकि वो जेनेट के हौसले को कमजोर कर सके। ये एक बहुत बुरा साया है और ये लोग जेनेट के लिए निकल जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि जेनेट की मॉम टूटे फूटे कमरे की सफाई कर रही होती है और तभी उन्हें अपने बच्चों की चीख सुनाई देती है और जब वो उस कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मार्गरेट और जेनेट हवा में ऊपर उड़ रहे होते हैं। जेनेट के ऊपर पूरी तरह से शैतान हावी हो चुका होता है। यहाँ जेनेट की मॉम कहती है कि ईश्वर के नाम पर वो उन्हें छोड़ दे और तभी जेनेट की बहन मार्गरेट दीवार से टकरा जाती है और जेनेट की मॉम अपने बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है और अपने बच्चों को पड़ोसी के घर में भेज देती है। और जब वो जेनेट के पास जाने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग रास्ते में होते हैं और यहाँ एड को लॉरेन की दी गई पहेली का आंसर पता चल जाता है, जो कि नाम होता है। यानी अगर इन्हें उस शैतान को काबू में करना है तो उन्हें इसके नाम का इस्तेमाल करना होगा। ये लोग पैगी के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ एड बेसमेंट के दरवाजे की मदद से अंदर पहुंच जाता है और जैसे ही लॉरेन अंदर जाने लगती है तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ लॉरेन एड को अकेला नहीं जाना देना चाहती थी क्योंकि उसने एड की मौत को महसूस किया था, लेकिन एड किसी भी कीमत में इनके परिवार को बचाना चाहता था। वो लॉरेन को आई लव यू बोलकर आगे बढ़ जाता है और जब वो बेसमेंट से ऊपर जाता है तो वो शैतानी शक्ति पानी के प्रेशर को खोलकर उसकी आंखों को जख्मी कर देती है, जिस वजह से उसे धुंधला दिखाई देता है। और तभी यहाँ एड को आवाज आती है। वो तुरंत अपना क्रॉस निकालकर उस शैतान को यहाँ से जाने को कहता है। अब बाहर दिखाया जाता है लॉरेन उसके नाम के बारे में सोच रही होती है और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी लॉरेन को कुछ बातें याद आने लगती है। दरअसल ये शैतान लॉरेन के घर में भी आया था और लॉरेन ने उस वक्त इस शैतान से उसका नाम भी पूछ लिया था, जो कि उसने अपने बाइबल में लिख लिया था। और वो अपनी गाड़ी में भाग कर जाती है और बाइबल निकालती है और तभी आसमान से बिजली सीधा एक पेड़ में जाकर गिरती है और वो पेड़ नुकीला हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उसने अपने विजन्स में देखा हुआ होता है और उसे महसूस किया था। और यहाँ पर शैतान का नाम वेलैक होता है। यहाँ पर लॉरेन भागती हुई शैतान की तरफ दौड़ती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जेनेट खिड़की से कूदने वाली होती है और वो कूद जाती है, लेकिन उसे एड किसी तरह पकड़ लेता है, लेकिन वो भी खिड़की से नीचे लटक जाता है। यहाँ एड ने एक हाथ से पर्दा पकड़ा होता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे टूटने लग जाता है। और तभी यहाँ लॉरेन आ जाती है और देखती है कि उसके सामने नन होती है, जो कि कई बार उसे अपने विजन में दिखाई दे चुकी होती है। और जब वो एड की तरफ उसकी मदद करने जाती है तो तभी वो नन जोर से चिल्लाती है, जिससे लॉरेन हवा में उड़ जाती है और दीवार में चिपक जाती है। यहाँ लॉरेन कहती है, मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ और तुम्हारे नाम की मदद से मैं तुम्हारे ऊपर हावी हो सकती हूँ। शैतान सुनो वेलैक, मैं तुम्हें ईश्वर के नाम पर, पवित्र आत्मा के नाम पर नरक में जाने को कहती हूँ। और तभी वो नन चिल्लाते हुए कहीं और गायब हो जाती है। यहाँ लॉरेन एड के ऊपर आने में मदद करती है। अब अगली सुबह जेनेट की मॉम एड और लॉरेन को शुक्रिया कहती है और यहाँ एड अपना क्रॉस जेनेट को दे देता है। अब 40 साल बाद जेनेट की मॉम की मौत भी एग्जैक्ट उसी जगह में हो जाती है जहां 40 साल पहले बिल की मौत हुआ था। ये फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है। अगर आप सभी को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।